नमस्कार। अंग्रेज़ों की भारत विजय। 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 बंगाल का अधिग्रहण। 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 अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1757 से 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हुई। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यवहार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर न चुकाने के लिए करने लगे। इससे नवाब को राजस्व हानि हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक एक घटना 20 जून 1756 का उल्लेख मिलता है, जिसे हॉलवेल ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिनमें महज 23 जिंदा बच सके। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं ढूल-मूल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। धातु हो अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। यथा पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, रायदुल्लह, जगत सेठ, मनिक चंद, खादिम खां एवं अमी चंद। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वर्षन की भूमिका अहम थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नियति तय कर दिया था। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नियति को तय कर दिया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान रायदुल्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व भी यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरा ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में
सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहाँ नृत्य निर्माता की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया ही, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने अपने को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहाँ नृत्य निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा किया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। मीर कासिम का नवाब बनना। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उससे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसिटार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम और कंपनी। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप तथा बंदूक का कारखाना स्थापित किया व वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया गया। सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया, जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो, अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अली गौहर पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व एक्चन मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजय हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।
इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कपड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनाने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्यायालय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में शिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765 से 1772 बंगाल के लिए अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिसने प्रशासनिक व आर्थिक संरचना को ही तोड़कर रख दिया। चूँकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, अतः भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रहण के कारण कृषि एवं कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ने से जान माल की बड़े स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कर्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव 1757 से 1760 व 1765 से 1767, बेंसिटाट 1760 से 1765, वेलेर्स्ट 1767 से 1769, कर्टियर 1769 से 1772। बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। 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 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई।
कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में शताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765-1772 बंगाल के लिए अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिसने प्रशासनिक व आर्थिक संरचना को ही तोड़कर रख दिया। चूंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, तब भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रहण के कारण कृषि एवं कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ जाने से जानमाल की बड़ी स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कॉर्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव 1757 से 1760 व 1765 से 1767, बेंसी-टाट 1760 से 1765, वेलेस्ट 1767 से 1769, कॉर्टियस 1769 से 1772 बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। हालांकि अवध के राजा के अधीन ही माना गया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। हालांकि अवध के राजा के अधीन ही माना गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली समरी सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजा-उद-दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली समरी सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजा-उद-दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज
बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि 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 इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली समूह सेना की पराजय हुई। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली समूह सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजा-उद-दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की वजह से सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर कर को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली समूह सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजा-उद-दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की वजह सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थे। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव की मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 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 यह संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत इलाहाबाद
और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षण में जागीरदार बरवंशी को अधिकार दिया गया, हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीति तय कर दिया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब शुजा सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान रायदुल्लह अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध के वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। अगले दिन युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेना बिना युद्ध की वापस लौट गई। इस युद्ध में बंगाल के विश्वसनीय सहयोगी नवाब को विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीर ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां नृप निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, इसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। मीर कासिम का नवाब बनना। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसी टाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसी टाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम और कंपनी। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलविल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्दवान, मिदनापुर एवं चिटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप और दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप और दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया तथा बंदूक का कारखाना स्थापित किया एवं वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया गया। सैन्य सुधारों और 1763 ईस्वी में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। सैन्य सुधारों और 1783 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंध में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया, जो सभी के लिए था।
सैन्य सुधार 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नाम घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शालम द्वितीय अली गौहर पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1784 में बक्सर का युद्ध हुआ। सैन्य सुधार और 1783 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और अवध के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शालम द्वितीय अली गौहर पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1784 में बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शालम द्वितीय अली गौहर पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। बंगाल का अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अंतकाल अर्थात 1757 से 1764 के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल रहे। परिणामस्वरूप बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हुई। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शाह द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर न चुकाने के लिए करने लगे। इससे नवाब की राजस्व हानि हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया और अंग्रेजों ने भागकर सुल्तान द्वीप पर शरण ली। कलकत्ता के लिए आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक की घटना 26 जून 1756 का उल्लेख मिलता है जिसे हॉलवेल ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जिसमें महज 23 ही जिंदा बच सके। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश रहना पड़ा। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया और दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार था। नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं ढूल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। धातु हो अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। यथा पूर्णिमा के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, यादुल्ला जाट, जगत सेठ,
मानिकचंद, खादिम खां एवं अमीर चंद। अंग्रेजों और दरबारियों के द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की अहम भूमिका थी। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने सिक्के ढालने का अधिकार था। नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं जुर्म नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। तो हो अंग्रेजों ने इन षड्यंत्रों में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। यथा पूर्णिमा के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खां एवं अमीर चंद। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की भूमिका अहम थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध में गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीति तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया जहां मीर जाफर के पुत्र मीर ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध में गिना जाता है कि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीति को तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया जहां मीर जाफर के पुत्र मीर ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। 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 कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई जिसने वहाँ निप निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के सपन खाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेजी खजाने संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान के साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई जिसने प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। अब कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई जिसने वहाँ नीति निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के सपन खाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई इसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई जिसने वहाँ नीति निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के सपन खजाने तक भी कर दी।
इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीति को तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान रायदुल्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे, अतः युद्ध से पूर्व भी यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेना बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहन लाल वीरगति को प्राप्त हुई। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहाँ मीर जाफर के पुत्र मीरा ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। बंगाल का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1757 से 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में सफल रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हुई। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। इस फरमान द्वारा बंगाली मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर न चुकाने के लिए करने लगे। इससे नवाब को राजस्व हानि हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नाम तो एक घटना 20 जून 1756 का उल्लेख मिलता है, जिसे हॉलवे ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें महज 23 ही जिंदा बच सके। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता के प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई और अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता के लिए बंदी करने सिक्के ढालने का अधिकार नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया और दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं ढूल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गति पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया, जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। धातु हो अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, यथा पूर्णिमा के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, रायदुल्लभ जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खां एवं अमीर चंद। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वॉटसन की भूमिका अहम थी। बंगाल का अधिग्रहण अंग्रेजों बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1764 के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल रहे। परिणाम से बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हुई। बंगाल का अधिग्रहण अंग्रेजों बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1764 के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हुई। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने
तो कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और उत्तराधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर न चुकाने के लिए करने लगे। इससे नवाब को राजस्व हानि हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर कोलकाता द्वीप पर शरण ली। कोलकाता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक की घटना 20 जून 1756 का उल्लेख मिलता है, जिसे हॉलवे ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिन्हें महज 23 ही जिंदा बच सके। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कोलकाता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। अंततः सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के विवश होना पड़ा। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने अंग्रेज सिक्के ढालने का अधिकार था। नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं दुर्मूल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बिठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से निधि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। धातु हो अंग्रेज के षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, यथा पूर्णिमा के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खां एवं अमीर चंद। अंग्रेजों और दरबारियों के द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वॉटसन की भूमिका अहम थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1700 प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीति को तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व भी यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेना बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर प्रधान एवं मोहनलाल बेगती को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहाँ मीर जाफर के पुत्र मीर ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनियां भी एक राजनीतिक शक्ति बन गई तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां निर्माता किंग की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। कंपनियां भी एक राजनीतिक शक्ति बन गई तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां निर्माता किंग की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने से संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। मीर कासिम का नवाब बना। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर बैनस्टार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए।
मीर कासिम का नवाब बना। प्लासी की युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहे। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाना घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर बेंसीटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीति को तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान रायदुल्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे, अतः युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेना बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहाँ मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। प्लासी के युद्ध का परिणाम महत्व कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी। प्लासी के युद्ध का परिणाम महत्व कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल की सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहाँ नील निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के सफल खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेजी सिख खजाने संसाधनों के साथ पूरे भारत को नियंत्रित करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान। मीर कासिम का नवाब बना। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर बेंसीटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम और कंपनी मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। मीर कासिम और कंपनी मीर कासिम और कंपनी ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप और दरबार के सेनाधिकारियों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप तथा बंदूक का कारखाना स्थापित किया व वित्तीय भ्रष्टाचार समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया गया। सैन्य सुधारों और तंत्र से नवाब और आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजली जमा लगाया गया, जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। श्रवणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शालम द्वितीय अली गौहर पहले एक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1766 में बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शालम द्वितीय अली गौहर पहले एक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम का शालम द्वितीय
नेतृत्व वाली समझी सेना की पराजय इस युद्ध के पश्चात सहारनपुर द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की प्रभुत्व की स्थापना हुई। कंपनी ने अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 24 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाबी खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षण में जागीरदार बदमाशी को अधिकार दिया गया। हालांकि यह अवध की प्रजा के अधीन ही माना गया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत की कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणामस्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस अवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। प्रारंभिक अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765-1772 बंगाल के लिए अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिसने प्रशासनिक व आर्थिक संरचनाओं को तोड़कर रख दिया। चूँकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, तब भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रहण के कारण कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ जाने से जानमाल की बड़े स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कर्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था ठप हो गई। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव 1757, 1765, 1760 से 1765, वेलेस्ली 1767 से 1769, कर्टियस 1769 से 1772 बंगाल के प्रभु संपन्न शासक के रूप में कंपनी 1772 में जब वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल प्रभुता के नाव को अतः हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल प्रभुता के नाव को उतार सका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी 1772 में जब वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में
शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल में 2 शासक 1765 से 1772। 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी के निजामत की कार्यों की देखरेख के लिए नवाब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणामस्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल में 2 शासक 1765 1772। 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के मुंतजिम के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणामस्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को 2 शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 से कंपनी को इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 से कंपनी को इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गए। कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की तथा इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। प्रारंभिक काल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765 से 1772 बंगाल के लिए अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिसने प्रशासनिक व आर्थिक संरचना को भी तोड़कर रख दिया। चूंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था तथा भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रहण के कारण कृषि एवं कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ जाने से जान माल की बड़ी स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कॉर्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत इलाहाबाद और कराकुचर का वध का श्रेय क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब की खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलबंसी को अधिकार दिया गया। हालांकि यह अवध के प्रजा के अधीन ही माना गया। बक्सर का युद्ध परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सैन्य नायकों के विश्वासघात का परिणाम थी, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए। इस युद्ध की विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। संधि के तहत इलाहाबाद और कराकुचर का वध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलबंसी को अधिकार दिया गया। हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। प्लासी के युद्ध का परिणाम महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय
स्थिति सुदृढ़ हुई, इसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब अली मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। मीर कासिम का नवाब बनना। प्लासी की युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से पदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंटस्टार्ट ने तुरंतदारी की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंटस्टार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, मदों का कारखाना स्थापित किया, वास्तुविद्या के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया, तो दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया गया। सैन्य सुधारों और 1783 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त खिजरी लजमा लगाया गया, जो सभी के लिए था। परिणामस्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी और तथा मीर कासिम जाफर को पुनः बंगाल का नाम घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अली गौहर पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली शामली सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1770 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। 1865 की इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर वन को भेजा गया। इस संधि 2 चरणों में संपन्न। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव की मत संपूर्ण संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 की संधि क्लाइव और एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मत संपन्न हुई। संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षण में जागीरदार बलबंशी को अधिकार दिया गया। हालांकि अवध के अधीन ही माना गया। बंगाल में 2 शासन 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब जिमन और नायब निजामत के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणामस्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की
इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में चिदावर राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765 से 1772 बंगाल के लिए एक अत्यधिक कठिनाई का दौर रहा। इसने प्रशासन को आर्थिक संरचना को ही तोड़कर रख दिया। चूंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रहण के कारण कृषि एवं कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ जाने से जानमाल की बड़ी स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल के गवर्नर कॉर्ट की स्थायी प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक भविष्य का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव 1757 से 1760 व 1765, 1767 डाक, 1760 से 1765 वेलेस्ट, 1710 से 1769 कॉटिया, 1769 से 1772 बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी 1772 में जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल पर संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।